हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सॉल्यूशन बाय सौरभ। तो शुरू करते हैं। जैसे कि इसमें आपका पहला पॉइंट है विलियन। तो विलियन में हमने आपको बताया दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण। दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण। केवल आपको इस पूरी वीडियो में एक ही काम करना है कि आपको बस भरोसा रखना है और आपको पेशेंस बनाए रखना है। कि अगर हम इसको कम शब्दों में कहें तो विलियन बराबर हम बोल सकते हैं सर जी, विलियन बराबर हम बोल सकते हैं विलायक, विलियन बराबर हम बोल सकते हैं विलायक प्लस विलय। सर जी, हम विलायक और विलय को अगर हम आपस में मिलाएं तो जो हमको मिश्रण प्राप्त होता है उसको हम विलियन कह सकते हैं। अब देखिए बात आती है विलायक क्या है। विलायक की अगर हम बात करें तो अब देखिए एक आपको हम एग्जाम्पल देते हैं। शरबत बनाने के लिए आपने क्या किया, इसमें यहाँ पे हम लिख भी दें कि आपने विलियन का मतलब आपने क्या लिया, शरबत लिया, विलायक में आपने पानी लिया और विलय में आपने सपोज आपने चीनी मिला दी। यहाँ पे तो आपने क्या देखा कि जैसा पानी होता है लिक्विड फॉर्म में वैसा ही आपका विलियन दिखता है। ध्यान को बात समझिए आप कि पानी जैसा लिक्विड फॉर्म में है वैसा ही हमको शरबत दिखाई देता है। लेकिन चीनी आपकी ठोस अवस्था में होती है, सॉलिड स्टेट में होती है, लेकिन वो भी पानी में चेंज हो जाती है। तो इसी पॉइंट को हमने पकड़ लिया। हमने कहा कि विलियन में विलायक हम उसको कहेंगे जिसकी जिसकी मूल भौतिक अवस्था, जिसकी मूल भौतिक अवस्था विलियन में हम विलायक उसको कहेंगे बच्चों जिसकी मूल भौतिक अवस्था विलियन जैसी होती है, जिसकी मूल भौतिक अवस्था विलियन जैसी होती है। यानी ऐसा कोई भी हमारा तत्व हो जिसकी भौतिक अवस्था विलियन जैसी हो उसको विलायक कहते हैं। और विलय हम उसको कहते हैं जो मूल भौतिक अवस्था को खो देता है, जो मूल भौतिक अवस्था को खो देता है। यानी जो अपनी, आप इस तरह समझिए, जो अपना ईगो छोड़ दे, जो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को छोड़ दे उसको हम विलय कहते हैं। यानी था ये चीनी के कणों के रूप में घुल के गायब हो गया, ठीक है, वो अपनी मूल भौतिक अवस्था खो दे वो विलय है, और जो मूल भौतिक अवस्था बनाए रखे वही विलायक है। दूसरे शब्दों में आप बोल सकते हो कि विलायक सर जी हम उसको कह सकते हैं जो मात्रा में ज्यादा होता है, मात्रा में ज्यादा होता है। जो मात्रा में ज्यादा होगा उसको हम सर जी विलायक कह देंगे, और जो मात्रा में कम होता है, जो मात्रा में कम होता है उसको हम विलय कह देंगे। जो मात्रा में क्या होता है, कम होता है, कम मात्रा में कम होता है उसको हम विलय कह देंगे। अब एक आपको हम अदर एग्जांपल दे रहे हैं। जैसे हमने आपसे कहा कि सर एक आपका पानी है, एक आपका चीनी है, तो आपने कहा सर पानी आपका बना रहता है अपनी मूल भौतिक अवस्था में और मात्रा में ज्यादा भी है तो हम इसको विलयन बोल देते हैं। लेकिन हमने क्या कहा, हमने कहा कि आपने क्या किया, एल्कोहल और प्लस जल, सपोज आपने क्या कहा एल्कोहल प्लस जल, तो भैया ये भी आपका लिक्विड फॉर्म में है, ये भी लिक्विड फॉर्म में है, तो आप इसमें से विलय किसको कहोगे, विलायक किसको कहोगे। तो आप बताओगे कि सर जी जो मात्रा में ज्यादा होगा, इसलिए हमने यहां पर लिख दिया है जो मात्रा में ज्यादा होगा वो आपका विलायक होगा, और जो मात्रा में कम होगा वो आपका विलय होगा। यानी अगर आपकी मूल भौतिक अवस्थाएं दोनों पदार्थों की एक जैसी हो तो आप उसको बोल सकते हो कि जो ज्यादा है वो विलायक है और जो कम है वो विलय है। आई थिंक इतना तो आप सबको बेसिक पता होगा, लेकिन इस तरह से शायद ही आपने पढ़ा हो। धीरे धीरे हम अपने पूरे चैप्टर को कवर करेंगे। अच्छा, विलियन के प्रकार पे ज्यादा चर्चा न करते हुए ओरली आप सुन लीजिए। विलियन के प्रकार की अगर हम बात करें तो टोटल 9 प्रकार के होते हैं। विलियन के प्रकारों की अगर हम बात करें, अगर आपके एग्जाम में ऐसे आ जाए विलियन क्या है इसके प्रकारों को विस्तार से समझाइए, तो विलियन के प्रकार आपके 9 होते हैं। आप ठोस से शुरू करिए। ठोस का ठोस में, ठोस का द्रव में, ठोस का गैस में। ठोस के 3 हो गए, यानी आपने ठोस लिया, ठोस को ठोस द्रव गैस तीनों में मिलाया।
फिर आपने द्रव लिया, द्रव का ठोस में, द्रव का द्रव में और द्रव का गैस में, 6 हो गए। अब आपने गैस लिया, गैस का ठोस में, गैस का द्रव में और गैस का गैस में। इस तरह से आपके एग्जाम्पल हो गए। अब कहते सर जी ठोस का ठोस में क्या हुआ, यानी आपने 2 ठोस चीजें ली और उनको मिला दिया, 2 ठोस चीजें ली उनको मिला दिया, जैसे आपने सोना प्लस कॉपर मिला दिया। इस तरह से आप चीजों को समझ सकते हैं। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, कहां पे आपका जाता है कि विलयन की हम सांद्रता की बात करते हैं। विलयन की हम किसकी बात करते हैं बच्चों, विलयन की हम सांद्रता की बात करते हैं कि क्या होता है तन विलयन और क्या होता है सांद्र विलयन। क्या होता है तन विलयन और क्या होता है सांद्र विलयन, बहुत ही आसानी से आपको समझ में आने वाला है। तन विलयन हम यहाँ पे आपकी हम डिफिनीशंस लिख लें, हम किसको किसको आपको बताने वाले हैं। तन विलयन, दूसरी बात हम करेंगे सांद्र विलयन की, तन विलयन की बात करेंगे, फिर हम सांद्र विलयन की बात करेंगे, फिर हम संतृप्त विलयन की बात करेंगे, फिर हम किसकी बात करेंगे, संतृप्त विलयन की बात करेंगे, फिर इसके बाद हम बात करेंगे अति संतृप्त विलयन की, अति संतृप्त विलयन की, संतृप्त विलयन की बात की, अति संतृप्त विलयन की बात की। इन हेडिंग्स पर हम विचार करेंगे। और एक चीज और ले लेते हैं, इसको भी क्यों छोड़ना, विलयता। विलयता से आप क्या समझते हैं बच्चों, आप आंसर उठा के देखिएगा, इसमें से ऐसी एक भी हेडिंग नहीं है जो पूछी ना गई हो। हर साल इसमें से कुछ ना कुछ आता ही आता है। इस तरह से होगा कि तन विलयन पर टिप्पणी लिखो या तन विलयन क्या होता है, निम्न पर टिप्पणी लिखो, और इसमें से आपको कुछ ना कुछ ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो एक एक करके सबको समझते हैं। पहले टर्म को समझिए, तन। तन का मतलब होता है भैया पतला, तन का मतलब क्या होता है बाबू, पतला। और सांद्र का मतलब होता है गाढ़ा। समझ गए, आई थिंक आप समझ गए कि अगर विलयन पतला है तो तनु है, गाढ़ा है तो सांद्र है। कहने का मतलब आपने एक गिलास आपने क्या लिया, पानी लिया, और एक गिलास पानी में आपने आधा चम्मच चीनी डाली, तो आपका विलयन क्या है, तन। अगर उसी एक गिलास पानी में आपने 4 चम्मच चीनी डाल दी तो विलयन हो गया सांद्र। क्लियर है, यानी अगर शरबत ज्यादा मीठा है तो सांद्र विलयन है, शरबत कम मीठा है तो आपका तन विलयन है। लेकिन एग्जाम में आपको किस तरह से लिखना है, ये तो सबको पता है कि गाढ़ा है तो सांद्र है, पतला है तो तनु है, लेकिन एग्जाम में आप किस तरह से लिख के आओगे, बस यही मेन चीज हो। तो आप क्या बोलोगे, अगर आप किसी चीज की सांद्रता या तनुता को एनालिसिस कर रहे हो तो आप उसके इकाई आयतन को देखते हो। सबसे पहले हम बात करते हैं इकाई आयतन की। किसमें से आपको इकाई आयतन के बारे में पता है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में सब लोग लाइन से बताएं कि क्या होता है इकाई आयतन। हम लोग नहीं कहते कि 1 ग्राम, 100 ग्राम, 1000, 1 लीटर, 1000 ml, इस तरह से जब हम बात करते हैं तो इकाई आयतन का मतलब क्या है हम बताते हैं आपको। जैसे आप लोगों के घर में खाना बनता है तो आपकी मम्मी जो होती हैं, सपोज आप चावल बन रहे हैं तो क्या हर एक चावल को वो देखती हैं दबा दबा के कि पका है कि नहीं पका है, मतलब ढक्कन खोला, उसमें से 1-2 चावल को दाब के देख लिया, अगर वो पके होते हैं तो कह देते हैं हाँ हमारा पूरा चावल जो है या सब्जी है जो भी है हमारा रेडी हो चुका है। यानी आपने उस पूरे चावल के आयतन में से, पूरे चावल के भार में से उसकी इकाई आयतन को, थोड़े से हिस्से को चेक किया और उसी के बेस पर आपने कह दिया कि ये सब हमारा मामला जो है ओके है। इसी तरह से जब सांद्रता की बात करते हैं, जैसे और अच्छे से समझिए, अगर आपको हमने शरबत बना के दिया तो आप पूरा शरबत पीने के बाद नहीं हमको बताओगे कि सर जी चीनी कम थी या चीनी ज्यादा थी। आप एक घूंट लोगे और आप बता दोगे कि सर जी इसमें चीनी मिलानी है निकालनी है। समझ रहे हैं आप, पूरे शरबत को चेक ना करते हुए उसके एक थोड़े से हिस्से को हमने समझकर पूरे शरबत का एनालिसिस कर दिया। हमने क्या बोला इसको, इकाई आयतन। बस इसी चीज से हम आपको समझते हैं। कोई विलयन है आपका, इसमें क्या बना है, विलयन। किसी विलयन के इकाई आयतन में, सपोज हमने इसके थोड़ा सा हिस्सा ले लिया इकाई आयतन में। इकाई आयतन का मतलब क्या, आयतन की मात्रा क्या होता है कि क्यूब आ जाता है ना, जैसे मीटर क्यूब, अगर मीटर में है तो मीटर क्यूब, तो 1 मीटर इधर, 1 मीटर इधर, 1 मीटर इधर, पूरा एक से क्या ले लेते हैं, आयतन ले लेते हैं। ये तो क्षेत्रफल हुआ, इस क्षेत्रफल हुआ ना, ये लंबाई गुणे चौड़ाई। लेकिन जब इसमें आप इसकी ऊंचाई भी इंक्लूड कर लेते हो, अगर इसको हम क्यूब बनाए, ध्यान से देखिएगा, इसको अच्छे से समझ लीजिए, अगर हम इसमें यहाँ पे क्यूब बनाए इस तरह से, तो इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों चीजें हो गई ना, तो एक लंबाई, एक ऊंचाई, एक चौड़ाई, तो आपका क्या होता है, इकाई आयतन। तो इसकी इकाई आयतन में विलेय पदार्थ की सांद्रता,
यदि किसी विलयन के इकाई आयतन में विलय पदार्थ की सांद्रता कम होती है तो वो तन विलयन कहलाता है, और ज्यादा होती है तो वो सांद्र विलयन कहलाता है। क्लियर है बिल्कुल। अब आते हैं संतृप्त विलयन की। संतृप्त विलयन को अगर हम समझते हैं संतृप्त विलयन को आप ऐसे समझिए, आपको भूख लगी है, आपको खाना आया लग के, आपने 1 रोटी खाई, 2 रोटी खाई, 3 रोटी खाई, 4 रोटी खाई, खाते जा रहे हो, एक समय के बाद आप कहते हो बस कीजिए, पेट भर गया, यानी आप संतृप्त हो गए। यानी इसको आप इस तरह समझिए, आपने एक, यही आपका बीकर है, इसमें आप चीनी मिलाए जा रहे हो, चीनी मिलाए जा रहे हो, एक समय के बाद इसमें चीनी घुलना बंद हो जाएगी, और जैसे ही इसमें चीनी घुलना बंद हो जाएगी आपका संतृप्त विलयन कहलाएगा। यानी ऐसा विलयन जिसमें विलय की अधिकतम मात्रा घुली हो, ऐसा विलयन जिसमें विलय की अधिकतम मात्रा घुली हो, या दूसरी भाषा में बनाइए, ऐसा विलयन जिसमें अब विलय की मात्रा और न घोली जा सके, उस विलयन को संतृप्त विलयन कहते हैं। यानी बिल्कुल यहाँ तक नरकसी तक हमने खाना ठूस लिया है, अब बिल्कुल इच्छा नहीं है, उसको हम बोलेंगे संतृप्त विलयन। क्लियर है बिल्कुल। साथ में बोलिएगा, ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा अधिकतम घुली हो, अधिकतम विलय की मात्रा घुली हो, या जिसके बाद इसमें और विलय घोला ना जा सके, उसको हम संतृप्त विलयन कहते हैं। बिल्कुल क्लियर हुआ ना। आगे आते हैं अति संतृप्त विलयन। बिल्कुल आपको चीजें याद होती चलेंगी, बिल्कुल निश्चिंत होकर पढ़िएगा। अति संतृप्त की बात ऐसे करिए कि आपका पेट पूरी तरह से भर गया है, आपने मना भी कर दिया है कि हम नहीं खाएंगे, लेकिन फिर भी आपकी मम्मी ने जबरदस्ती थाली में रोटी रख दी, तो रोटी वैसे ही रखी रहेगी। बस यही हमने बोल दिया कि विलयन में अधिकतम मात्रा में विलय घुला हो, और भी विलय की थोड़ी सी मात्रा नीचे बैठी भी हो, यानी आप 1 गिलास पानी में चीनी घोले जा रहे हो, एक समय के बाद चीनी घुलना बंद हुई, जब चीनी घुलना बंद हुई वो कहलाया संतृप्त विलयन, लेकिन फिर भी आपने जबरदस्ती 1 चम्मच और चीनी डाल दी, तो नीचे चीनी वो बैठी मिलेगी, तो उसे बोल देते अति संतृप्त विलयन। यानी किसी विलयन को संतृप्त करने के लिए आवश्यक मात्रा से अधिक पदार्थ की मात्रा अगर विलयन में उपस्थित है तो उसको अति संतृप्त विलयन कहते हैं। लेकिन एक बात हम बोलेंगे, ये दोनों होगी स्थिर ताप पर ये दोनों क्रियाएं आपकी होंगी। कैसे सर जी? क्योंकि आपने देखा है कि अगर हम किसी चीज का टेम्परेचर बढ़ाते हैं, पानी को गर्म करते हैं, तो जब चीनी घुलना बंद हो जाती है उसके बाद भी चीनी घुल जाएगी। यानी सपोज आपकी थाली में खाना रखा है, आपका पेट भर चुका है, लेकिन आपके पिताजी द्वारा आपकी डांट पड़ी तो आप पर आवेश आया, ताप बढ़ा आपका, और आपने उसको खा लिया। क्लियर है ना चीजें? अब आपको चीजें समझ में आ रही हैं। अब विलयता बात करते हैं। विलयता पे बच्चों आप लोग मोस्ट इंपोर्टेंट डाल लीजिएगा। विलयता किस तरह से आता है, और ऐसे आता है, विलयता को समझाइए और विलयता को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में बताएं। क्या था पेपर में? विलयता क्या है, विलयता को समझाइए और विलयता को प्रभावित करने वाले कारक बताएं। तो विलयता क्या है, फिर से आप बोलेंगे कि स्थिर ताप पर विलयन में टेम्परेचर और प्रेशर का बहुत महत्व रहता है। पहले हाफ में टेम्परेचर का, दूसरे हाफ में प्रेशर का, आपको चीजें क्लियर होंगी। तो कहोगे आप स्थिर ताप पर पदार्थ की वह मात्रा जो 100 ग्राम विलायक में, स्थिर ताप पर पदार्थ की वह मात्रा जो 100 ग्राम विलायक को संतृप्त करने के लिए आवश्यक हो, उसे उसकी विलयता कहते हैं। जब हम ये पूरा आपका भोजन से रिलेट करके चल रहे हैं कि आपका खाना बचा तो संतृप्त, तो इसको भी भोजन से रिलेट कर लें। विलयता को आप खुराक बोलिए, हम लोग नहीं कहते भाई उसकी कितनी खुराक है, यानी वो नॉर्मल रूप से कितना खाना खा लेता है। कोई 2 रोटी खाता है पूरे दिन में, कोई 4 खाता है, कोई 6 खाता है, खुराक से। यानी 100 ग्राम मतलब एक हमने विलयन लिया, कोई भी हमारा विलयन हो सकता है, 100 ग्राम ले लो, 100 ml ले लो, है ना। जो भी आपका विलायक है, उस विलायक के 100 ग्राम हिस्से को 100 ग्राम हिस्से को संतृप्त करने के लिए, यानी हम कितना इसमें अधिकतम घोल सकते हैं,
संतृप्त करने के लिए पदार्थ की जो अधिकतम मात्रा होती है बच्चे, वही आपकी विलयता कहलाती है। क्लियर है बिल्कुल? फिर से साथ में बोलिएगा, 100 ग्राम विलायक को संतृप्त करने के लिए, 100 ग्राम विलायक को संतृप्त करने के लिए पदार्थ की जितनी मात्रा आवश्यक होती है उसे ही हम विलयता कहते हैं, उसे ही हम विलयता कहते हैं। अब विलयता को प्रभावित करने वाले कारक, विलयता को प्रभावित करने वाले कारक, विलयता को प्रभावित करने वाले कारक। पहला कारक हमने आपको बताया ताप। पहला कारक हमने आपको क्या बताया? ताप। तो किसी पदार्थ का अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, किसी पदार्थ का अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, है ना, किसी पदार्थ का अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसकी विलयता भी बढ़ेगी। किसी पदार्थ का अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसकी विलयता जो है भाई साहब वो बढ़ेगी। क्लियर है? टेम्परेचर बढ़ाएंगे विलयता बढ़ेगी, बात खत्म। यही लिखेंगे कि साधारण पदार्थों की विलयता पर ताप बढ़ाने से बढ़ती है, क्योंकि साधारण जब कोई पदार्थ किसी विलायक में घुलता है तो ऊष्मा अवशोषित होती है। क्लियर है? और जब ऊष्मा अवशोषित होती है तो वहां पर आपका ताप बढ़ाने से विलयता बढ़ जाती है। दूसरा कारक है विलय और विलायक की प्रकृति। विलय और विलायक की प्रकृति। विलय और विलायक की प्रकृति क्या होती है? इसमें दो चीजें आ जाते हैं बच्चे, ध्रुवीय विलायक। ये एक अलग टॉपिक है, इस पर बताएंगे आपको, कभी शॉर्ट्स वीडियो में बता देंगे, क्योंकि वीडियो आपकी ऑलरेडी बहुत लेंथी होने वाली है। और दूसरा होता है अध्रुवीय विलायक, क्योंकि इस वीडियो में आपका पूरा विलयन खत्म करके ही जाएंगे, भले कितना टाइम लगे। ध्रुवीय विलायक, अध्रुवीय विलायक। ध्रुवीय विलायक में विलयता ज्यादा होती है, ध्रुवीय में कम होती है। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। अगर हमारा ध्रुवीय विलायक है तो उसमें विलयता ज्यादा होगी, और हमारा अध्रुवीय विलायक है तो उसमें विलयता कम होगी। क्लियर है बिल्कुल? तीसरा हमारा आता है विलय के कणों के आकार। तीसरा हमारा क्या आता है? विलय के कणों के आकार। विलय के कणों के आकार, कि हमारा जो विलय है उसके कणों के आकार का क्या क्वेश्चन है। अब समझो, अगर हमारे विलय के कण छोटे छोटे हैं तो उनकी विलयता ज्यादा होगी। विलय के कण अगर हमारे छोटे हैं तो उनकी विलयता ज्यादा होगी। यानी विलय के कण अगर हमारे छोटे हैं, ये कल ही नहीं रहा है, अगर हमारे विलय के कण क्या है, छोटे हैं, तो विलयता क्या होगी हमारी? ज्यादा होगी। अगर हमारे विलय के कण हमारे बड़े हैं तो विलयता भी हमारी ज्यादा होगी। कण हैं छोटे हैं तो विलयता ज्यादा होगी, और कण बड़े हैं तो विलयता कम होगी। तीसरा भी देखते हैं, सम आयन प्रभाव। और ये चौथा क्या है आपका? सम आयन प्रभाव। इतना आप लिख के आओगे बेटा, एग्जामिनर नंबर नहीं देगा तो करेगा क्या? सम आयन प्रभाव। अच्छा, सम आयन को ऐसे समझिए, आप बचपन से बढ़ते आ रहे हो, एक समान आवेश एक दूसरे को दूर फेंकता है। एक समान आवेश एक दूसरे को दूर फेंकता है। तो अगर उसके अंदर सम आयन है, जैसे AgCl का विलयन है, सिल्वर क्लोराइड का विलयन है, उसमें हम नमक घोल लें। ध्यान से सुनिएगा, आपका AgCl का विलयन है और हम इसमें घोलने जा रहे हैं नमक को। AgCl का विलयन है, घोलने जा रहे हैं नमक, यानी Cl आयन पहले से उपस्थित है और Cl आयन फिर जा रहा है, यानी समान आयन हो गए तो विलयता बेटा कम होगी। भाई पहले से जब इसमें Cl उपस्थित है तो दूसरे Cl की जरूरत क्या? तो अगर समायन है तो समायन प्रभाव से विलयता हमारी घट जाती है। एग्जाम्पल भी लिख दीजिएगा कि AgCl के विलयन में NaCl विलयन की जो विलयता होती है वो कम होती है। क्लियर है? समझते हैं अणुसंख्य गुण को। देखिए, अणुसंख्य गुण नाम को आप पकड़ लीजिए, आप समझ जाएंगे। अणु यानी विलय के अणु, अणु मतलब विलय के अणु। संख्य का मतलब संख्या। बस किसी विलयन के वे भौतिक गुण जो विलायक के निश्चित आयतन में, कैसे आयतन? निश्चित आयतन में, 100 ml, 1 लीटर, 2 लीटर, किसी निश्चित आयतन में
विलय के कणों, अब कण में क्या हो सकते हैं, अणु हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं, की संख्या पर जो निर्भर करते हैं अनुसंख्यक गुण कहलाते हैं। फिर से सुनिएगा, विलयन के वे भौतिक गुण जो किसी निश्चित विलायक के निश्चित आयतन में उपस्थित विलय के कण यानी इसके अणु हो, आयन हो, उनकी जब संख्या पर जो गुण डिपेंड करते हैं, जो निर्भर करते हैं, उनको हम अणुसंख्यक गुण कहते हैं। बच्चों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लाइन से आता है कि निम्न में से कौन सा अणुसंख्यक गुण नहीं है। 4 ऑप्शन दिए होते हैं और आपको एक टिक करना होता है। तो अणुसंख्यक गुण क्या क्या होते हैं? पहला आपका होता है बच्चों परासरण दाब। परासरण दाब अणुसंख्यक गुण के अंदर आता है। क्या होता है आगे पढ़ेंगे। दूसरा होता है वाष्प दाब। इसमें वाष्प दाब का अवनमन भी है। तीसरा की अगर हम बात करें, तीसरे में आता है आपका क्वथनांक, और क्वथनांक का उन्नयन भी हम पढ़ेंगे। चौथा आपका आता है बच्चों हिमांक, और हिमांक का अवनमन भी हम पढ़ेंगे। यानी हमारी 3-4 चीजें होती हैं, परासरण दाब हुआ, वाष्प दाब हुआ, क्वथनांक हुआ, हिमांक हुआ। ये हमारे अणुसंख्यक गुण, जो ये गुण है वो विलयन के अणुसंख्यक गुण प्रदर्शित करते हैं। अब इसके साथ में आपको ऑप्शन दे देगा पृष्ठ तनाव, तो पृष्ठ तनाव अणुसंख्यक गुण नहीं है, पृष्ठ तनाव अणुसंख्यक गुण नहीं है। तो परासरण दाब तक पहुंचने से पहले हम आपको 2 चीजें बताते हैं। एक हम आप पर चर्चा करेंगे परासरण की, कि परासरण क्या होता है, और दूसरा हम चर्चा करेंगे विसरण की, कि विसरण क्या होता है। अब आप इस चीज को ऐसे समझिए, लेकिन इससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे अर्धपारगम्य झिल्ली के बारे में। अर्धपारगम्य झिल्ली, हम परासरण पर भी चर्चा करेंगे, विसरण पर भी चर्चा करेंगे, इन दोनों के बीच अंतर की भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक आता है जो है अर्धपारगम्य झिल्ली। नाम से परिभाषा याद कराते हैं, नाम से परिभाषा याद करिए। अर्धपारगम्य झिल्ली, अर्ध मतलब आधा, पारगम्य मतलब आर पार जाने वाली झिल्ली, यानी ऐसी झिल्ली जो केवल विलायक के अणुओं को अपने में से होकर जाने दे। ऐसी झिल्ली जो केवल विलायक के अणुओं को अपने में से होकर जाने दे, लेकिन विलय के अणुओं को रोक ले, अर्धपारगम्य झिल्ली कहलाती है। जैसे आप सुबह सुबह चाय छानते हैं तो चाय पत्ती को ऊपर रोक लेता है, बाकी आपका जो विलयन है वो नीचे चला जाता है। दूसरा एग्जाम्पल आपको बताएं, जो अर्धपारगम्य झिल्ली होती हैं बहुत ही नाजुक होती हैं। जब आप प्याज छीलते हो तो प्याज की बहुत सी पतली परत आपके हाथ में कभी कभी आ जाती है, आप उसको देखते हो, वो अर्धपारगम्य झिल्ली का काम करती है। इसके अलावा आपके बकरे का मूत्राशय हुआ, अंडे की झिल्ली हुई, कोसा झिल्लियां हैं, ये सब आपकी अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। एक आपको एग्जाम्पल और बताते हैं। आप क्या करिएगा, जो आप किशमिश आती है, उस किशमिश को रात में आप पानी में डुबो के रख दीजिएगा, सुबह आपको वो फूली हुई मिलेगी, कि उसमें अर्धपारगम्य झिल्ली जो है उससे पानी अंदर प्रवेश कर गया और उसको फुला दी। इसी प्रकार से आप अंगूर को आप शहद में डुबा के रखिएगा, रात में आप अंगूर को लीजिएगा और शहद में डुबा के रख दीजिएगा, सुबह आप देखेंगे अंगूर आपको पिचका हुआ मिलेगा, क्योंकि जो अंगूर के अंदर जो पानी है वो अर्धपारगम्य झिल्ली से बाहर की ओर चला गया। ये आपके बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल्स होते हैं। बच्चे अर्धपारगम्य झिल्ली को तक कंफ्यूजन में ले लेते हैं, समझ ही नहीं पाते हैं। अगर आप केमिस्ट्री की बात करें तो कॉपर फेरोसाइनाइड की जो झिल्ली होती है, कॉपर फेरोसाइनाइड की जो झिल्ली बनाई जाती है वो अर्धपारगम्य झिल्ली होती है Cu2FeCN6 की। क्लियर है बिल्कुल। अब आते हैं हम परासरण पे। परासरण, सपोज क्या होता है कि ये आपका एक बीकर है, बीकर में आपने यहां पर लगा दी अर्धपारगम्य झिल्ली, हमने इस बीकर में यहां पर क्या लगा दी, अर्धपारगम्य झिल्ली, और इधर हमने भर दिया शुद्ध विलायक, और इधर भरा है हमारा विलयन। इधर हमने शुद्ध विलायक भर दिया, उधर हमारा भरा है विलयन। तो परिभाषा बनती है विलायक के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर, विलायक के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर शुद्ध विलायक से विलयन की ओर, मतलब शुद्ध विलायक से विलयन की ओर या तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर जो प्रवाह होता है उसको हम परासरण कहते हैं।
यानी समझिए आप, शुद्ध विलायक पतला होगा, विलायक पतला होगा, विलयन गाढ़ा होगा, क्योंकि विलयन में विलय घुला है। तो पतला चीज यानी तनु चीज जब सांद्र चीज की ओर जाती है अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर, उसको आप परासरण कहते हो। फिर से सुनिएगा ध्यान से, विलायक के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर शुद्ध विलायक से विलयन की ओर या तनु विलयन का सांद्र विलयन की ओर विशरण जो होता है, सॉरी प्रवाह जो होता है, ये प्रवाह स्वतः होता है, इसको आप कहते हैं परासरण। इसको आप क्या बोल देते हैं? परासरण। फिर से आप लास्ट टाइम सुनिएगा, बहुत अच्छे से सुनिएगा और साथ में बोलिएगा कि विलायक के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर, विलायक के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर शुद्ध विलायक से विलयन की ओर या तन विलयन से सांद्र विलयन की ओर स्वतः प्रवाह परासरण कहलाता है। स्वतः प्रवाह परासरण कहलाता है। अब बात करते हैं विसरण की। इसकी बात करते हैं बच्चों विसरण की। अब ध्यान से सुनिएगा हमने यहाँ पर अब किसी झिल्ली नहीं लगाई, खूब ध्यान से सुनिएगा। हमने यहाँ पर विसरण को समझने के, सपोज हमने यहाँ पर एक प्लेट लगा दी, इधर हमने भर दिया विलायक या समझ लो तनु विलयन है, इधर हमने भर दिया सांद्र विलयन, ठीक है। और फिर अब हमने इसको हटा दिया, अब हमने इसको एकदम से हटा दिया। सपोज एक बीकर था, बीकर में बीचों बीच में हमने एक अवरोध लगाया, इधर तनु भर दिया, इधर सांद्र भर दिया, एकदम से इसको हटा दिया, तो क्या होगा? ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे झिल्ली थी तो केवल विलायक इधर जा रहा था, अब क्या करेगा? कुछ कण इधर भागेंगे, कुछ कण इसके इधर भागेंगे। तो अब इसी को ध्यान से सुनिए, खूब ध्यान से सुनिएगा, इमेजिन करिएगा। यदि दो भिन्न सांद्रताओं वाले विलयन को, भिन्न सांद्रता का मतलब कोई पतला होगा कोई गाढ़ा होगा, यदि दो भिन्न सांद्रताओं वाले विलयन को सीधे हम संपर्क में रख दें, सीधे संपर्क में रख दें, तो विलायक के अणु तन विलयन से सांद्र विलयन की ओर, देखिए विलायक के कण, विलायक के जो अणु है वो तन विलयन से सांद्र विलयन की ओर, और जो विलय के कण है वो सांद्र विलयन से तन विलयन की ओर जो प्रवाह करते हैं, तो इसी को हम विसरण कहते हैं। खूब ध्यान से, यदि इसको आप नहीं समझे समझिएगा। जो हमारा तन विलयन है यानी पतला, जो तो पतला विलयन है यानी जो हमारा तन विलयन है, इसमें विलायक ज्यादा होगा, विलायक ज्यादा होगा, विलय कम होगा। वो जो हमारा सांद्र विलयन होगा यानी जो गाढ़ा विलयन होगा, उस गाढ़े विलयन में आपका क्या होगा? विलायक कम होगा, विलायक कम होगा और विलय ज्यादा होगा, तभी तो विलयन ज्यादा है। अब समझो तनु विलयन से क्या जाएगा, देखिए इसमें विलायक ज्यादा है। आपके घर में अगर कोई पड़ोसी आपके चीनी लेने आया है, तो आपके घर में अगर चीनी ज्यादा है तो आप उसको दोगे। आप पड़ोसी के घर में नमक लेने गए, उसके घर में नमक ज्यादा है तो वो आपको देगा। तो यानी जो चीज ज्यादा है वो जाएगी। तो इसमें यहाँ पर विलायक ज्यादा है विलायक ज्यादा है तो तनु विलयन में से विलायक की ओर सांद्र विलयन की ओर, और सांद्र विलयन में से विलय के कण तन विलयन की ओर जो आपका क्या करते हैं? प्रवाह करते हैं, हम उसको विसरण कहते हैं। और विसरण में आपका प्रवाह दोनों तरफ से होता है। अब परासरण और विसरण में अंतर आ जाए बेटा, तो पहला अंतर तो इसकी दोनों की डिफिनीशन ही है। दूसरा अंतर, इसमें अर्धपारगम्य झिल्ली लगी होती है, इसमें अर्धपारगम्य झिल्ली नहीं लगी होती है। तीसरा अंतर, इसमें प्रवाह एक दिशा में होता है, इसमें प्रवाह दोनों ही दिशाओं में होता है। आई होप सॉरी आपको ये चीजें पूरी तरह से समझ में आई होंगी। अब परासरण और विसरण की जब चर्चा कर रहे हैं, तो अब परासरण दाब पे भी हम थोड़ा फोकस कर लेते हैं कि क्या होता है परासरण दाब। बच्चों हमने आपसे पहले कहा था कि इस वीडियो के बाद आपको विलयन को दोबारा टच नहीं करना पड़ेगा, लेकिन आपके लिए बच्चों एक चीज हम बता दें कि आप सबके एग्जाम आने वाले हैं, तो इसमें सबसे पहला देखिए पढ़ना तो नेसेसरी आपके लिए है ही, क्योंकि विद्यार्थी का मतलब ये होता है विद्या का अर्थ ही, यानी विद्या को ग्रहण करने वाला। आपके पास केवल एक ही काम है, विद्या को ग्रहण करना, जहां से भी मिले बस ग्रहण कीजिए। ये तो आपका काम है ही कि अगर आप विद्या भी नहीं ग्रहण कर रहे तो आप विद्यार्थी हुए नहीं, तो आप मूर्ख बना रहे हो खुद को, अपने घर वालों को। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, आप लोग बढ़िया खान पान रखिएगा, पौष्टिक खाना खाइएगा, ज्यादा इधर चक्कर में ना पड़िएगा, इधर उधर के जो आपके चाइनीज फूड हैं बिल्कुल इनके चक्कर में ना पड़िएगा। पौष्टिक खाना खाइए और सीमित खाइए,
और अपना एक पूरा शेड्यूल बना लीजिए, क्योंकि आपको शरीर को फिट रखना है, क्योंकि आपके पूरे साल की मेहनत वो कुछ 4-5 या आपके जो 6 दिन है वो डिसाइड करेंगे। और उसके बीच में अगर आप बीमार पड़ जाते हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट है, आपको बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट कर देगा। तो ये आप पर है कि आप कितना ज़्यादा अच्छे रह सकते हैं। आते हैं वापस टॉपिक पर। पराशरण दाब, पराशरण हमने पढ़ा, अब पराशरण दाब क्या है आप खूब ध्यान से सुनिएगा। इस अर्धपारगम्य झिल्ली में से शुद्ध विलायक विलयन की ओर जा रहा है। क्लियर है बिल्कुल। अब हमने क्या किया, इस पर हमने एक दाब लगाना शुरू किया, अलग से प्रेशर दाबना शुरू किया। अच्छा, जब इस पर दाब लगाएंगे तो क्या होगा कि जो विलायक इधर जा रहा है वो धीरे धीरे इसमें जाना कम होगा, और दाब बढ़ाएंगे और कम होगा, और दाब बढ़ाएंगे और कम होगा, और एक ऐसा दाब आएगा, एक ऐसा नियत मान आएगा कि इसमें ये प्रवेश करना ही बंद कर देगा। शुद्ध विलायक अपनी जगह, विलयन अपनी जगह, कोई भी कण ना इधर जा रहा है ना उधर जा रहा है। उस न्यूनतम दाब को ही, वह न्यूनतम दाब जिसमें से शुद्ध विलायक के कण विलयन में प्रवेश होने से रुक जाते हैं, अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर वापस नहीं जाते हैं, उसको पराशरण दाब कहते हैं। क्लियर है बिल्कुल, बिल्कुल क्लियर है। आपको फिर से सुनिएगा कि किसी विलयन को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलायक से अलग रखने पर या विलयन में विलायक के प्रवेश को रोकने के लिए जो विलयन पर अतिरिक्त न्यूनतम दाब लगाया जाता है उसे ही पराशरण दाब कहते हैं। अब इसको लिख के टाइम वेस्ट करना आपका हम जरूरी नहीं समझते। आप इससे परिभाषा बनाइए और साथ में बोलिएगा। क्या कहे हमने हमने कहा, सामने देखिएगा आप और साथ में इमेजिन करने की कोशिश करिए। मैंने कहा कि किसी विलयन को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलायक से पृथक रखने पर, किसी विलयन को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलायक से पृथक रखने पर यानी अलग रखने के लिए जो आपको विलयन पर मतलब ऊपर जो आपको अतिरिक्त यानी फालतू न्यूनतम यानी कम से कम, भाई अगर हमारे 2 एटीएम का दाब लगाने से रुक रहा है तो 4 एटीएम क्यों लगाएंगे? न्यूनतम दाब जो लगाते हैं वही पराशरण दाब कहलाता है। क्लियर है बिल्कुल। ओके, अब पराशरण दाब का जो मापन करते हैं बच्चे, वो मापन 2 विधि से होता है। एक आपका होता है बर्कले हार्टले विधि, बर्कले हार्टले विधि। कभी कभी पूछ लेते हैं कि बर्कले हार्टले विधि पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, तो बहुत ही बेसिक तरीका है और बहुत ज़्यादा बेसिक तरीका कहेंगे और इजी है, यानी ऐसे वे में है कि आप इसको एक बार मतलब इसका एक ही यही तरीका है बर्कले हार्टले विधि। हम आपको नोट्स में प्रोवाइड करा देंगे, एक बार भी अगर आप उसको पढ़ेंगे, इतनी आसान भाषा में हमने नोट्स दिया है कि आपको समझ में आ जाएगा। तो इस पर ना हम टाइम स्पेंड करते हुए पराशरण के नियम पढ़ लेते हैं कि क्या पढ़ लेते हैं, पराशरण के नियम। ओके, तो अगर आपको अभी तक जितना भी पढ़ा है उसमें अगर कोई डाउट है तो अभी के अभी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके, अब बताते हैं हम आगे। तो अब आता है पराशरण दाब के नियम। तो बच्चों पराशरण दाब के जो नियम थे वो वाइट हाफ ने दिए थे। पराशरण दाब के नियम किसने दिए थे बच्चों? वाइट हाफ ने दिए थे। वाइट हाफ ने बताया कि जो आपके गैस है, गैस जो आपके क्या है, गैस के जो गुण हैं वो तन विलयनों के, देखो सांद्र की बात नहीं कर रहे, तन विलयन, जो गैसों के गुण हैं वो तन विलयनों के नियम जो हैं, गैसों के गुण हैं वो जो तन विलयनों के गुण हैं, इन दोनों में समानता होती है, और इन दोनों में जब समानता होती है तो इन दोनों के नियम भी आपस में मिलते हैं। तो इन्होंने 2 नियम दिए, एक बॉयल वाइट हाफ गुणांक, एक चार्ल्स वाइट हाफ गुणांक। तो इसके लिए बच्चों आपको केवल 3 चीज याद करनी होंगी, एक P, एक C और एक T। P C T। जो P आपका है यहाँ पर प्रेशर यानी दाब, जो C है यहाँ पर मोलर सांद्रता, मोलर सांद्रता, और यहाँ पर आपको बताएंगे कि मोलर सांद्रता को ही आप मोलरता कह सकते हो, चाहे आप मोलरता कहिए चाहे मोलर सांद्रता कहिए। एंड T इज द परम ताप, क्या बोलिएगा, तापमान। क्लियर है। अब देखिएगा हम किसी 2 को लेंगे,
बॉयल। बॉयल बॉयल का मतलब होता है उबलने से, और उबलती चीज तब है जब ताप की बात होती है। तो इसमें हम तापमान को कर देंगे स्थिर। स्थिर ताप पर P समानुपाती C, यही आपका क्या हो गया, बॉयल पॉइंट ऑफ गुणांक। अब चार्ल्स की बात कर रहे हैं तो इसमें कर देंगे मोलर सांद्रता को स्थिर। तो स्थिर मोलर सांद्रता, अभी आपको सब समझ में आएगा, अभी हम कुछ बता नहीं रहे हैं। स्थिर मोलर सांद्रता पर P समानुपाती T। जब बहुत इंपॉर्टेंट नियम से हैं ये, बॉयल पॉइंट ऑफ नियम और चार्ल्स पॉइंट ऑफ नियम। इसको आप चाहे गुणांक बोलते हैं, चाहे आप यहाँ पे नियम बोलते हैं। बॉयल पॉइंट ऑफ नियम, चार्ल्स पॉइंट ऑफ नियम, ठीक है। अब ये क्या कहता है, स्थिर ताप पर किसी विलयन का परासरण दाब P उसकी मोलर सांद्रता C के समानुपाती होता है। स्थिर ताप पर किसी विलयन का परासरण दाब P उसकी मोलर सांद्रता C के समानुपाती होता है, यही बॉयल पॉइंट ऑफ नियम है। चार्ल्स पॉइंट ऑफ नियम क्या कहता है कि स्थिर मोलर सांद्रता पर किसी विलयन का परासरण दाब P उसके परम ताप T के समानुपाती होता है, यही चार्ल्स पॉइंट ऑफ नियम कहलाता है। ये पीसी से आप प्रियंका चोपड़ा याद कर सकते हो कि प्रियंका चोपड़ा ने पीसी करे पीटी। क्लियर है बिल्कुल। अब देखिए इन दोनों के संयोग से एक समीकरण बनाएंगे, वांट हाफ समीकरण। उसको क्या बोलते हैं, वांट हाफ समीकरण। पेपर में ऐसे आता है वांट हाफ गुणांक क्या है, इसके समीकरण को बताएं या इसके समीकरण को बनाएं। तो वांट हाफ समीकरण देखिएगा ध्यान से, बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। जो आपका प्रथम नियम कह रहा है, प्रथम नियम से P समानुपाती क्या है C। जो द्वितीय नियम कह रहा है, द्वितीय नियम से P समानुपाती T। अच्छा एक चीज बताइए, मैंने आपसे कहा कि मेरी उम्र आपकी उम्र के बराबर है ना। तो मैंने कहा कि मेरी उम्र सोहन के उम्र के बराबर है, और सोहन ने कहा कि मेरी उम्र माही के उम्र के बराबर है। यानी कौन कौन है, मैं हूं, को ध्यान सुनना, सोहन है और माही है। तो मेरी उम्र बराबर है सोहन के और सोहन की उम्र बराबर है माही के। तो इसका मतलब क्या, मेरी भी उम्र माही के बराबर है, यानी तीनों की उम्र आपस में क्या हो गई, बराबर। इसी तरह से आपको ये बताना चाह रहा हूं कि P समानुपाती C के और P समानुपाती T के, तो P समानुपाती ही होगा C और T के। भाई P C के समानुपाती, P T के समानुपाती, तो P दोनों के भी समानुपाती हो सकता है। दोनों समीकरण को हमने मिला दिया। और बचपन से लेके आपको पढ़ते आ रहे, आपको पता होते आ रहा है कि जब जब हम समानुपात का निशान हटाते हैं तो एक नियतांक लगाते हैं, और उस नियतांक को हम बोलते हैं R C T। लेकिन कभी कभी हम R की जगह S भी लिख देते हैं, तो S C T। ये आपका फार्मूला बना, इसको हम बोलते हैं वांट हाफ समीकरण। और इस R या S का मान होता है बच्चे 0.0821। इस याद कर लीजिएगा बिल्कुल, 0.0821। अगर एक नहीं याद हो रहा तो एक हटा दीजिए, 0.082, 0.082। और इसका मात्रक नहीं बच्चों को याद होता है, इसका मात्रक क्या है बच्चों, लीटर वायुमंडल, लीटर वायुमंडल, केल्विन, केल्विन पर इनवर्स है और मोल पर इनवर्स है, और मोल पर इनवर्स है। ये नहीं बच्चों क्या होता है, इसके लिए हमने बना दिया, इसका मात्रक है 0.082 लख में। बचपन से आप देख रहे हो ना, लख में आइकॉनिक काजल, काजल इतना गाढ़ा है समय को भी मारते। बचपन से आप ऐड देखते हैं ना, तो लख में से याद कर लो, के ऊपर -1, एम के ऊपर -1, यानी इसका मान होता है 0.082 LAKM, लीटर वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर, केल्विन यानी मोल। क्लियर है। अब ये फार्मूला कैसे याद रहे, इसके लिए हम बताते हैं। पुलिस बराबर बजाए रोड पर सीटी, पुलिस बराबर बजाए रोड पर सीटी। सर ने कहा अगर एस आ गया
मतलब बच्चों ने कहा कि सर जी अगर आर की जगह एस आ गया तो तुमने कहा ये भी लो। पुलिस बराबर बजाए सड़क पर सीटी, यानी परासरण वांट हाफ समीकरण पूछे कोई या तन विलीनों के लिए सामान्य समीकरण कोई पूछे तो आपके मुंह से निकलना चाहिए पुलिस बराबर बजाए रोड पर सीटी, पी बराबर आर सीटी। और बच्चों इस पर इतने न्यूमेरिकल हैं कि आप आसानी से करते जाओगे, बहुत आसानी से करते जाओगे। बाकी सब चीजें आपको पता है कि P यहाँ पर वायुमंडल दाब है, परासरण दाब है वायुमंडल में, R का मान हमने आपको लिखा ही दिया है, ठीक है। R एक स्थिरांक है, जो आपका C है वो मोलर सांद्रता है और T आपका परमताप है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पूरा इस तरह से आएगा कि परासरण दाब क्या है, इसके नियम लिखो और इसके समीकरण के बारे में भी बताओ। और यहां तक अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप तुरंत कमेंट सेक्शन करिए, कमेंट में कमेंट कीजिए, आपके लिए द्वार हमेशा खुले हैं। अब हम इसी पे थोड़ा सा और एनालिसिस करेंगे, इसी समीकरण को थोड़ा और अच्छे से पढ़ेंगे, देखते हैं क्या इसमें हम कर सकते हैं। इसकी भी कोई जरूरत नहीं है, हमारा फोकस अब केवल इस पे है। हमने अभी एक बना के फॉर्मूला निकाला, P बराबर आर सी टी, पुलिस बराबर बजाए रोड पर सीटी। क्लियर है। अब देखते हैं इसमें क्या करते हैं। अगर इसमें देखिए C क्या है, C की अगर हम बात करें, C क्या है बच्चों, मोलर सांद्रता, मोलर सांद्रता बोले तो इसको हम क्या बोलते हैं, मोलरता। और मोलरता का फार्मूला हमने क्या पढ़ा था, 1 लीटर विलीन में विलीन विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को विलीन की मोलरता कहते हैं। यानी हम C को लिख सकते हैं मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बटे आयतन, और आयतन किस में रहेगा बच्चों, लीटर में। अगर हम C को लिख लें, मोलों की संख्या को अगर हम N बोल दें, आयतन को V बोल दें, तो C का मान हम N बटा V रख सकते हैं इस समीकरण नंबर 1 में। तो P बराबर R, C की जगह रखा NVT, V आपका मल्टीप्लाई करके यहाँ हो गया, तो PV बराबर हुआ NRT। ये भी बच्चों बहुत ही सुपर डुपर हिट आपका फार्मूला बनता है, PV बराबर NRT। इसको समीकरण नंबर हम बोल देते हैं 2। ये समीकरण नंबर आपका क्या है, 2। PV बराबर NRT। क्लियर है। अब देखिए और भी इसमें क्या कर सकते हैं। अगर हम N की बात करें तो N है मोलों की संख्या। अगर हम यहाँ पर पार्टिकुलरली N की बात करें तो N है आपके मोलों की संख्या, और मोलों की संख्या क्या होती है, भार बटे अणुभार। मोलों की संख्या क्या होती है, भार बटे अणुभार। और भार को हम लिखते हैं W से, अणुभार को लिखते हैं M से। तो P ऐसे रहा, V ऐसे रहा, N की जगह हम लिख सकते हैं W बटा MRT। यानी एक फार्मूला आपका ये भी बन के आ गया। अब हम क्या आपको बताएंगे, अगर आपको सीधे सीधे C का मान दिया हो तो ये फार्मूला लगेगा, मोलों की संख्या और आयतन दिया हो तो ये लगेगा, और अगर भार और अणुभार दिया हो तो आपका ये फार्मूला लग के आएगा। यानी कैसा भी आपको कैसे भी क्वेश्चन घुमाए, आप अपने सभी अस्त्र शस्त्रों के साथ सुसज्जित होके परीक्षा नामक युद्ध में जाएंगे और फतेह करके आएंगे, विजय आपके ही कदमों में होगी। तो जब आप बहुत अच्छे से तैयारी करते हो, पॉइंट टू पॉइंट चीजों को लेकर चलते हो, तो पेपर आपके लिए टफ हो ही नहीं सकता है। और यही चीज आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी देती हैं। जैसे हम आपको एक चलिए न्यूमेरिकल ही करके दिखाते हैं। सपोज आपका एग्जाम में आ गया यूरिया के 0.01 मोल जलीय विलयन का यूरिया के 0.01 m जलीय विलयन का 27 डिग्री सेल्सियस पर परासरण दाब बताओ। परासरण दाब बताओ। अब बस सवाल देखे नहीं कि बच्चे कहते हैं अरे सर जी ये कैसे लगेगा। तो देखिए C का मान हमको दिया है 0.01 m, क्योंकि जाहिर बात है मोलरता m दिखा रहा है, कैपिटल M का मतलब मोलरता, जो उसी दिया है सवाल में सीधे सीधे।
टी का मान आपको सवाल में दिया 27 डिग्री सेल्सियस, लेकिन परम ताप लिखते हैं तो उसको केल्विन में बदलेंगे। केल्विन में बदलने के लिए 273 जोड़ते हैं, 273 जोड़ के आपका 300 केल्विन आपको यहाँ पर हो जाएगा। आर का मान याद ही करा दिया था 0.082 लक में एल ए के एम के ऊपर -1 एम के ऊपर -1, इतना हमारा चीजें हमको दी हुई थी। परासरण दाब पूछा है तो P बराबर लगा देंगे हम, पुलिस बराबर बजाए रोड पर सीटी। एक चीज आपको और बच्चों बता रहे हैं, कभी कभी ये परासरण दाब को आपको बुक्स वगैरह में पाई लिख के मिलेगा कि परासरण दाब को पाई से लिख रहे हो। अब वो आपकी समस्या है कि पाई से लिखो चाहे पी से लिखो, हमको परासरण दाब से मतलब है, चाहे आप पाई बराबर RCT कर दो। आर का मान आपको दिया है 0.082, सी का मान आपको दिया है 0.01 और टी का मान आपको दिया है 300। अगर आप इसको कैलकुलेशन नहीं कर सकते, अगर आप इस चीज का कैलकुलेशन नहीं कर सकते तो पता नहीं आप लोग 12th में कैसे आ गए। देखते हैं किस तरह से इसको कर सकते हैं। 2 पॉइंट के बाद दशमलव है तो दशमलव हटेंगे, दोनों जीरो कट जाएंगे। दशमलव हटाया, दोनों जीरो कट गए, अब बस गुणा कर दो, 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24, 0.246 एटमॉस्फेयर इसका आंसर होगा। 0.246 ATM इसका आंसर होगा। हमने कुछ नहीं किया, बस तीनों की हमने गुणा कर दी और हमारा जो आंसर है वो आ गया। बिल्कुल क्लियर है। अब एक थोड़ा सा लेंदी सवाल देखते हैं जो आपको थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस देगा कि हाँ आपने जो चीजों को पढ़ा है वही आपके एग्जाम के लिए सर्वश्रेष्ठ है। जो अगला क्वेश्चन है आपका सर्वगुण संपन्न है, इसमें सब कुछ आपको करने को मिलेगा। कह रहे 15 डिग्री सेल्सियस पर 5% W/V चीनी के जली विलयन का परासरण दाब निकालो। यानी एक आपका विलयन होगा भैया जिसमें आपका जल होगा और चीनी होगी, ये जो पॉइंट्स हैं वो चीनी है और बाकी आपका जल है। टेम्परेचर इसका आपने कर दिया होगा, मतलब अगर सर्दी है तो आपने गर्म करके किया होगा, गर्मी है तो आपने फ्रिज में रख के किया होगा। इसका टेम्परेचर है 15 डिग्री सेल्सियस पर। इसमें 5% W/V जो हम आपको समझा चुके हैं, भार आयतन प्रतिशतता की बात कर रहा है, ये 5 ग्राम चीनी होगी इसमें। तो जो दिया है वो नोट कर लो, तेरा परासरण दाब यानी पी का मान बताओ। तो 15 डिग्री सेल्सियस पर टी का मान बच्चों कितना दिया है 15 डिग्री सेल्सियस। इसमें हम 273 जोड़ देंगे तो केल्विन में चेंज हो जाएगा और 273 में 15 जुड़ के हमारा आ जाएगा 288 केल्विन। 73 5 78 78 10 88। अब देखिए 5% W/V चीनी के जली विलयन, यानी 5%। तो चीनी का जो भार आपका है W, चीनी का जो भार है, चीनी का भार जो W है आपका वो बच्चों है 5 ग्राम। चीनी का भार कितना है 5 ग्राम। हम आपसे चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि दिया हो भार निकाल लो अणुभार। तो चीनी के अणुभार की हम बात करें यानी कैपिटल M की बात करें तो चीनी का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, C12 H22 O11। कार्बन 12 है तो 12 की गुणा 12 से करोगे, हाइड्रोजन 1 है और इसकी 22 से गुणा करोगे, ऑक्सीजन का 16 होता है इसकी 11 से गुणा करोगे। देखिए 12 की 12 से गुणा की 144 आया, 22 की 1 से गुणा की 22 आया और 16 की 11 से गुणा की तो 16 एकम 16 के 6 हासिल लगा 1, 16 एकम 16 1 17। इन सबको जोड़ दो, 6 4 10 2 12 के 2 हासिल लगा 1, 7 2 9 1 10 4 14 4 हासिल लगा 1। अब 1 1 आपका 2 1 3, 342 ग्राम पर मोल आपका जो आ गया है वो आया चीनी का अणुभार। दिया था भार, निकाल लिया हमने अणुभार, यानी हमको M पता, सॉरी W/M पता। अब भार और अणुभार हमको पता है कि दिया हो भार निकाल लो अणुभार, दोनों का करा दो भाग, आ जाएगी मोलों की संख्या यानी N का मान आ जाएगा। तो N का मान अगर हमें निकालना है तो हम क्या W/M लिखते हैं, तो W/M हमारा क्या है 5/342। इसको सॉल्व करने में यहाँ पे हमको टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आगे हम देख लेंगे इसको। फिर R का मान हमने याद ही करा दिया 0.082 लक में। बेटा मात्रक नहीं याद होता है, भूलोगे नहीं कभी आप। फार्मूला हमने पढ़ रखा है PV = nRT। P हमको निकालना है। अब कौन बहादुर है जो हमको V का मान बताएगा, कौन बहादुर है बच्चा जो हमको V का मान बताएगा, कमेंट सेक्शन में जल्दी बताइए V क्या होगा।
बोलिए बोलिए, V क्या होगा? बता चुके आपको W/V में कि 100 ml 5% W/V का मतलब है कि 100 ml जल में 5 ग्राम चीनी उपस्थित है। ये भार आयतन प्रतिशतता की बात कर रहा है। तो V का मान यहाँ पे आप नोट भी कर सकते हैं। V का मान कितना आपको दिया होगा? 100 ml। तो V की जगह हमने लिखा 100, N की जगह हमने पता है 5/342, R का मान 0.082 और T का मान अभी हमने निकाला 288। अब इसका कैलकुलेशन करते हैं कि क्या इसका कैलकुलेशन होके आएगा। जब यहाँ पे हम P का मान निकालेंगे तो 5/342 आपका ऐसे रहा, 0.082 तो ऊपर रहा और 288 आपका यहाँ पर ऐसे आपका बना रहा। जो P के साथ 100 था वो बटे में आ गया 100। बिल्कुल क्लियर है? थोड़ा सा भी अगर प्रॉब्लम हो आपको तो बताया, कोई दिक्कत? जी सर जी, कोई दिक्कत नहीं। अब हम इसको करेंगे कैलकुलेशन। बताइए क्या इसकी कैलकुलेशन होगी। तो देखते हैं क्या इसकी कैलकुलेशन है, आगे बढ़ते हैं। 5 × 0.082 × 88/342 × 100। आई थिंक कुछ तो गड़बड़ है। हाँ देखो, V का मान 100 ml है, हमको चाहिए लीटर में। V का मान 100 ml है, हमको लीटर में चाहिए। तो 100 ml को लीटर में अगर बदलना है तो 1000 से हम क्या करेंगे? भाग। तो 100 को अगर ml में बदलना है 1000 से क्या करेंगे? भाग। और 100 को हम जब 1000 से भाग करेंगे तो आएगा 0.1। नहीं बच्चों, यहाँ पर 100 नहीं, यहाँ पर आएगा 0.1। यहाँ पर क्या आएगा? 0.1। क्लियर है? बिल्कुल। अब समझते हैं इसको। पॉइंट से पॉइंट हटाओ, यानी यहाँ पे 3 अंकों के बाद दशमलव है, तो यहाँ पर भी हम कितने जीरो बढ़ा लें? 3 जीरो बढ़ा लें। कितने जीरो बढ़ा लिए हमने? 1 2 3 जीरो बढ़ा लिए, कि 0.1 हमारा पहले से था, तुमने कितने जीरो बढ़ा लिए? 3 जीरो बढ़ा लिए। अब यहाँ से दशमलव हट गया, दोनों का दशमलव क्या हुआ? हट गया। ठीक है? हाँ मतलब कितने बढ़ाएंगे? 2 बढ़ाएंगे, क्योंकि 1 हमारा पहले से था। 3 अंक यहाँ होगा, 3 अंक कहाँ होगा? हट गया। अब हम इसको काट देंगे, 5 दूनी 10 और 0, कितना आ गया हमारा? 20। क्या यार, तो बढ़ते हैं हम आगे। जो हमारा हुआ वो आंसर इतना है। ठीक है बच्चों, तो अब देखते हैं क्या कर सकते हैं हम आगे। बचा क्या आपका? 82 × 288 बटे 342 × 20। खूब ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आप कितने भी तेज क्यों ना हो, कैलकुलेशन में गलती बिल्कुल नहीं कर सकते आप लोग। कट कीजिएगा इसको। 2 एकम 2, 2 चक्कू 4, 2 चक्कू 4, 2 धावन 20, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। फिर काटिए, 2 से एक आता 36 आया, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2। अब नहीं कटेगा ये। ऊपर बचा आपका 82 × 36, नीचे आपका बचा 171 × 5। 82 और 36 की गुणा करेंगे, 82 और 36 की गुणा करते हैं तो 36 दूनी होता है 72, 72 के 2 और हासिल लगे आपके 7, हासिल लगे आपके 7 और 36 अट्ठे, 37 अट्ठे आपका होगा जाके 288 और 288 में जब 7 जोड़ोगे तो 295, इतना आपका बनेगा जाके 29 52। और जब 171 की आप 5 से गुणा करोगे तो 17 बना 85, 5 एकम 5, 17 बना 85, 855। अब 855 को आपको भाग देना है 2952 से। तो देखिएगा 8 तिया 24 जाता है, तो 855 तिया आप कुछ 53 15, 53 15 16, 24 1 25। इसको जब आप घटाओगे तो यहाँ पे आपका आएगा 7, यहाँ पर आया आपका 8 और यहाँ पर आपका आएगा 12 से 5 का 7 बचा, 8 बचा, 3 आएगा, दशमलव लगाया 0 बनाया। अब देखिए 8 4 जा 32 होता है, जब 4 से इसको भाग करोगे तो आपको कुछ आएगा 0443। फिर यहाँ पे जब आप इसको घटाओगे तो 3 आया, 4 आया, ये आया, 0 बढ़ाएंगे तो 5 जाएगा, यानी आपका कुछ आंसर आएगा 3.45 वायुमंडल। बच्चों जब आपकी कैलकुलेशन इतनी तेज होगी तो जाके आप अपना समय से पेपर कर पाओगे, क्योंकि कैलकुलेशन में अगर आप टाइम लेंगे तो कहीं ना कहीं आप अपना पेपर छोड़ के आ रहे हैं।
ये देखिए क्वेश्चन है जो आपके लॉन्ग आंसर में पूछा जाएगा, कम से कम 4 या 5 नंबर में, परासरण दाब का। इसमें आपका सब कुछ इंक्लूड था। ओके, सब कुछ आपका इसमें इंक्लूड था। अब एक दो तीन छोटी छोटी सी डिफिनेशन आई तो उनको भी क्यों छोड़ना। जैसे कभी आपसे पूछ ले समपरासारी विलयन क्या है, समदाबी विलयन क्या है, या अति परासारी विलयन क्या है, या अल्प परासारी विलयन क्या है, तो बच्चों उसको नाम से याद कीजिए इसको भी। समपरासारी विलयन यानी ऐसे विलयन जिनके परासरण दाब आपस में समान हो, बात खत्म। यानी ऐसे विलयन, दो विलयन है तो दोनों ऐसे विलयन जिनके परासरण दाब आपस में समान हो, इसका परासरण दाब इसका परासरण दाब दोनों आपस में कैसे हो, समान हो। ठीक है, तो समपरासारी दाब कहलाते हैं। और जाहिर सी बात है अगर इनके परासरण दाब समान है तो इनको अगर एक में मिला के रख देंगे तो ना प्रवाह इधर होगा ना प्रवाह इधर होगा। यानी इसमें हम क्या समझे, परासरण दाब कैसा हो, समान परासरण दाब। हमने कहा इनको स्किप क्यों करना, क्योंकि कभी कभी एक नंबर में क्वेश्चन ये आ जाते हैं। समदाबी विलयन यानी ऐसे विलयन जिसके वाष्प दाब, जिसके वाष्प दाब आपस में कैसा हो, समान। यानी ऐसे विलयन समान ताप पर जिन विलयनों के वाष्प दाब आपस में समान होते हैं उन्हें समदाबी विलयन कहते हैं। और समान ताप पर जिन विलयनों के परासरण दाब समान होते हैं उनको समपरासारी विलयन कहते हैं। और समपरासारी विलयन समदाबी भी हो सकते हैं। समपरासारी विलयन समदाबी हो सकते हैं, लेकिन समदाबी विलयन जरूरी नहीं समपरासारी विलयन हो। अब आते हैं अति परासारी व अल्प परासारी। अब देखिएगा अति परासारी अल्प परासारी क्या मतलब है, समान ताप हो, टेम्परेचर आपका इक्वल हो और दो विलयन हो, दो विलयनों में से जिस विलयन का परासरण दाब ज्यादा होगा उसको अति परासारी विलयन, और जिस विलयन का परासरण दाब कम होगा उसे अल्प परासारी विलयन। नहीं देखो, दो बच्चे हों दोनों एक जैसे हों, एक ही जैसे सीधे हों भोले हों तो समान तरह से भोले हैं, और दोनों उपद्रवी हों तो भैया दोनों उपद्रवी हैं। एक भोला हो एक उपद्रवी हो तो ऐसे समझिए आप, दोनों के समान परासरण दाब समपरासारी, दोनों के समान वाष्प दाब समदाबी, टेम्परेचर समान है और समान ताप पर दो विलयनों में से जिसका परासरण दाब ज्यादा वो अति परासारी और जिसका परासरण दाब कम वो अल्प परासारी विलयन कहलाता है। बहुत ही छोटी सी डिफिनेशन थी, लेकिन एक चीज आपको और बताते हुए चले, एक वायुमंडल बराबर 76 सेंटीमीटर, एक वायुमंडल बराबर 76 सेंटीमीटर। और आपको पता है 76 सेंटीमीटर को आप 760 mm कर सकते हो। बेटा लिख के दे सकता हूं मैं कि आपके 6 या 7 सेट जो भी बनेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक इससे रखा होगा कि एक वायुमंडल में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 4 ऑप्शन दिए होंगे, या कितने mm होते हैं 4 ऑप्शन दिए होते हैं, या एक वायुमंडल बराबर होता है। तो एक वायुमंडल 76 सेंटीमीटर के बराबर होता है, एक वायुमंडल 760 mm के बराबर होता है। अब बढ़ते हैं हम आगे। क्लियर है, ये छोटी छोटी चीजें हो चाहे एक बड़ी चीज हो, छोड़ा आपके लिए कुछ भी नहीं जाएगा। तो आज इतना ही रखते हैं। और सबसे जब आप वीडियो को देखिएगा तो एक चीज आप वीडियो को देखने से पहले, जैसा कि आप प्रॉमिस कर चुके थे कि हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, तो वीडियो को लास्ट में आपको एक कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि हाँ विलियन पर हमारी पकड़ मजबूत हो चुकी है और कोई कुछ भी पूछ दे हम उसका आंसर आसानी से दे सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच इतनी देर तक बने रहने के लिए, ढेर सारा प्यार देने के लिए। अब तक आप सबने बहुत सारा प्यार सोल्यूशन बाय सौरभ को दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकें, कर दे सभी के साथ, जिससे सभी की तैयारी अच्छी हो सके, सभी अच्छे नंबर ला सके। थैंक यू वेरी मच, लॉट्स ऑफ लव।